दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 4 बड़े आइडियाज बताने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला आइडिया ये है कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं। हम कोई भी ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाते हैं। थोड़े से एक्सपीरियंस पर कई लोग ये मानने लगते हैं कि वाह, वो दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है उन्हें। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है और हर कोई अपने हिसाब से सही है। एक बात जो किसी को बिल्कुल सही लगती है वो किसी दूसरे को गलत लग सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में ऑथर मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि पैसे के संबंध में आपका अनुभव दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.00001% हो सकता है, लेकिन आपका 80% अनुभव वो हो सकता है जो आप सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हम ज्यादातर उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जो हमारी मान्यता में बैठी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी के अंकल को 20 साल पहले शेयर मार्केट में लॉस हुआ था तो हम ये मान लेते हैं नहीं, शेयर मार्केट में लॉस ही होता है, खराब है शेयर मार्केट, है ना। अगर किसी के भाई का बिजनेस डूब गया तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि अरे बिजनेस तो करना ही नहीं चाहिए, बिजनेस तो फालतू की चीज होती है। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 1970 में पैदा हुए लोगों ने इंडेक्स फंड में तेजी देखी होगी। उन्हें इंडेक्स फंड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगा होगा। वहीं क्रिप्टो करेंसी 90s के दशक में जन्मे लोगों को अट्रैक्टिव लग सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको खुद को सीमित करके नहीं रखना चाहिए। आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको फाइनेंशियल बुक पढ़नी चाहिए। वीडियो अवश्य देखिए, सेमिनार में भाग लें। जहां भी आप दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं, सीखिए ना। जहां भी आपको अधिक जानकारी मिल सकती है, आपको वो जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और फिर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन अपने अनुभव और इन सभी जानकारियों के आधार पर लेना चाहिए, आपके इमोशंस के आधार पर नहीं। दूसरा आइडिया, कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना लगता है। ये दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमारा दिमाग भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाता है और अक्सर हमारे कार्यों का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है। नतीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। अब उसे लगता है कि समय भी सही है और कंज्यूमर सेंटीमेंट भी उसके पक्ष में है, लेकिन कोई आफत आ जाती है और पूरा बाजार अस्त व्यस्त हो जाता है और उस एंटरप्रेन्योर की सारी प्लानिंग यूजलेस हो जाती है। जैसे कि 2020 में कोविड के दौरान हुआ था। कोई भी ऐसे जोखिम की प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता है। ऑथर मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि कोई भी चीज इतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी वो दिखती है। इन अदर वर्ड्स, जो दिखाई देता है वो उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो होता है। जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लें, चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए, आपको इसमें लक और रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। सक्सेस की कहानी सुनकर या कहानी देखकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, या फिर किसी की असफलता सुनकर भी विचार नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है उन लोगों को किसी बाहरी कारण से सक्सेस मिली हो या फिर फेलियर मिला हो, और इस पूरे टॉपिक को आप ऐसे समझेंगे कि किसी एक सफलता को देखकर या किसी असफलता को देखकर आपको अपना परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको बस अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम करते रहना है। गलतियों से सबक लें, आपकी भी और दूसरों की भी। दूसरों की गलतियों से सीखना तो ज्यादा जरूरी होता है ताकि वो गलती आप ना करें। यदि आप केवल अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आपका जीवन बहुत छोटा हो जाएगा और सफलता को कभी भी अपने सर पर ना चढ़ने दें और असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। तीसरा विचार यह है कि आपके लिए हाउ मच इज इनफ। इस इकोनॉमी के साथ साथ हाई इन्फ्लेशन में नौकरी पर निर्भर रहना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। एक एक्सेस इनकम होना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात भी है, और इससे भी बेहतर यह है कि आपके पास इनकम के अनेक सोर्स हों। लेकिन अपने आप से पूछें कि कितना पैसा आपके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि हमेशा पैसों के पीछे भागना आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। ये मानसिकता आपको लालच की ओर ले जाएगी और पास्ट में लालच ने अच्छे बुद्धिमान लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। इस जाल से बचने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउसेल 2 प्रैक्टिकल तरीके सुझाते हैं। नंबर 1, स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट्स। अपने लिए एक निश्चित फाइनेंशियल गोल्स, और जब आप उसे हासिल कर लें तो आराम करिए ना। अपनी कड़ी मेहनत से प्राप्त परिणामों को थोड़ा आनंद भी उठाइए। जब तक आप अपनी अपेक्षाओं पर कंट्रोल रखेंगे तब तक आप खुश रहेंगे। नंबर 2, कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों से ना करें। आपका जीवन आपका है। जो विचार आपको यहाँ तक लेके आए हैं वो आपके हैं, ओपिनियन आपका है, निर्णय आपके हैं। तो फिर दूसरों से अपना कंपैरिजन करने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो आपको जेलसी भी होगी और आपकी मानसिक शांति भी खत्म हो जाएगी। चौथा आइडिया,
कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए। इस यूनिवर्स में एक प्रोसेस चल रही है जिसके अनुसार आपके एक कदम का परिणाम आपके अगले कदम के लिए सीढ़ी की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहते हुए पानी के बारे में सोचें तो समय के साथ पत्थरों का आकार बदल देता है। ऑथर मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि वेल्थ कमाने के लिए भी इसी तरह का पैटर्न अपनाना पड़ता है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, लेकिन बड़ी संपत्ति कमाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने समय से इन्वेस्टमेंट किया है। वॉरेन बफेट की संपत्ति 84 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 18 बिलियन डॉलर उन्होंने 65 के बाद कमाए हैं। आइए जिम सिमंस और वॉरेन बफेट की उपलब्धियों की तुलना करें। जिम सिमंस को दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल पर 66% का रिटर्न एक्वायर्ड किया था। दूसरी ओर वॉरेन बफेट ने केवल 22% का रिटर्न जनरेट किया। इस संख्या को देखकर ऐसा लगता है कि सिमंस की संपत्ति वॉरेन बफेट से कहीं ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट जिम सिमंस से ज्यादा अमीर है। कैसे? उत्तर है कंपाउंडिंग। सिंपल। जहां सिमंस ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू किया था, वहीं वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। लंबे समय तक लगातार छोटे छोटे प्रयास करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। जेम्स ने अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के और 4 बड़े आइडियाज हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।